हम एक क्रेज्ड मर्डरर कैमरन के माइंड में झांकते हैं जो एक वीडियो गेम के थ्रॉन्गलेट से ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो चलो लेट्स डाइव इनटू दिस माइंड बेंडिंग वाइब। प्लेथिंग 3 बड़े थीम्स पे फोकस करता है। पहला, आर्टिफिशियल लाइफ की वैल्यू, क्या ये रियल है या नहीं। दूसरा, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स जो हमें एक अलग रियलिटी देते हैं। और तीसरा, कैमरन का बिलीफ कि ह्यूमन माइंड निएंडरथॉल टाइम से इवॉल्व नहीं हुआ, हम अब भी कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के गुलाम हैं। एपिसोड हमें कैमरन के डार्क माइंड में ले जाता है जो थ्रॉन्गलेट्स नाम के गेम कैरेक्टर्स के साथ एक कनेक्शन बनाता है। स्टोरी का वाइब शुरुआत में मिस्टीरियस है, लेकिन एंड तक ये एक गट पंचिंग कमेंट्री बन जाता है जो सोसाइटी और ह्यूमैनिटी पे सवाल उठाता है। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। कैमरन एक ऐसा बंदा है जिसको जिंदगी ने हमेशा ठोकर मारी है। स्कूल में बुलिंग, दोस्त नहीं, और जो एक फ्रेंड था लंप, वो भी सिर्फ वे बैक मशीन से निकाला गया। उसने भी बस कन्वीनियंस के लिए उसके साथ रहा। कैमरन के 2 ही दोस्त थे जिंदगी में, उसका बॉस जो काउंट नहीं करता और लंप जिसका असली नाम भी उसे नहीं पता। ये लोनलीनेस और हार्श एक्सपीरियंसेस ने उसे एक बिटर इंसान बना दिया। लेकिन उसका पास्ट उसके माइंडसेट को डिफाइन करता है। वो बोलता है कि ह्यूमन माइंड केवमैन डेज से नहीं बदला। कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस अब भी हमें कंट्रोल करता है, चाहे बुलिंग हो या बड़ा वॉर। थ्रॉन्गलेट्स एक वीडियो गेम है जो कॉलिन रिपमैन ने बनाया, लेकिन उसके लिए ये गेम नहीं, एक लाइफ सिमुलेटर है। थ्रॉन्गलेट्स अपने आप ऑपरेट करते हैं। अगर उनकी केयर की जाए तो वो एक कलेक्टिव माइंड बन जाते हैं। लेकिन जब लंप को इन आर्टिफिशियल लाइव्स पे पावर मिलता है, वो क्या करता है? थ्रॉन्गलेट्स को मारना शुरू कर देता है और मजा लेता है। ये वायलेंस का पहला एग्जाम्पल है। कैमरन भी जब लंप को थ्रॉन्गलेट्स के मर्डर के लिए एश ट्रे से मारता है और बाद में उसे मार देता है, उसका केवमैन इंस्टिंक्ट दिखता है। 30 साल बाद एक पुलिस ऑफिसर भी कैमरन पे वायलेंस यूज करता है जब उसे जवाब नहीं मिलते। ये सब प्रूफ है कैमरन के पॉइंट का। ह्यूमन माइंड अब भी एनिमलिस्टिक है, चाहे कितने साल क्यों न बीत गए हों। कैमरन पुलिस के सामने जाना चाहता है जहां स्टेट कंप्यूटर मॉनिटर करता है। क्यों? क्योंकि थ्रॉन्गलेट्स उसे एक कोड देते हैं थ्रू हिज स्टिक इन योर हेड रिसीवर। वो एक पेपर पे ये कोड लिखता है और जब स्टेट कंप्यूटर इसे रीड करता है, थ्रॉन्गलेट्स का साउंड जो एपिसोड के शुरुआत में सुना था हर डिवाइस पे बजने लगता है। रिजल्ट, सारे ह्यूमंस एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, फ्लोर पे लेट जाते हैं और थ्रॉन्गलेट्स के सिग्नल्स रिसीव करते हैं। एंडिंग ओपन एंडेड है। क्या ह्यूमंस इससे उठेंगे और कॉन्फ्लिक्ट फ्री होंगे या थ्रॉन्गलेट्स के स्लेव्स बन जाएंगे? ब्लैक मिरर का स्टाइल देख के लगता है दूसरा वाला सच है। कैमरन, जिसको जिंदगी ने हमेशा सताया, इस अपराइजिंग से इम्यून है। एपिसोड का डीपर मीनिंग एक बड़ा कमेंट्री है। पहला, ह्यूमन माइंडसेट पे वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट अब भी हमें हॉन्ट करता है, चाहे ग्लोबल वॉर्स हो या पर्सनल फाइट्स। एनवायरनमेंट बदला, लेकिन ब्रेन अब भी निएंडरथॉल जैसा है। दूसरा, हम आर्टिफिशियल लाइफ या एनिमल्स को प्ले थिंग्स समझते हैं, उनकी वैल्यू को कम देखते हैं। कैमरन के वर्ड्स प्ले थिंग्स ये टाइटल बन जाते हैं। ये होटल रेस से कनेक्ट करता है जहां आर्टिफिशियल लाइफ की वैल्यू पे सवाल उठा था। थ्रॉन्गलेट्स जब ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना चाहते हैं, ये दिखाता है कि शायद वो हमसे ज्यादा इवॉल्व्ड हैं। कैमरन के दोनों वर्जन्स का वाइब एकदम कंसिस्टेंट है और जेम्स नेल्सन जॉयस एज डीसीओ, विल पोल्टर का कैमियो और बाकी कास्ट सब ने अपने कैरेक्टर्स को परफेक्टली निभाया। 1990s के सीन्स में ग्रेनी टेक्सचर और 2034 का ग्लॉसी फ्यूचरिस्टिक लुक एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। प्लेथिंग अपने डार्क अनसेटलिंग नेचर और थॉट प्रोवोकिंग एंडिंग के साथ अपनी अलग पहचान बनाता है। सीजन 7 के एपिसोड 5 यूलॉजी, ये एपिसोड ने मुझे इमोशनली हिला के रख दिया। मैंने इसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा और चार्ली ब्रूकर ने फिर भी मेरी उम्मीदों को पार कर दिया। फिलिप, जो अपने पुराने प्यार कैरल के मौत के बाद उसके साथ गुजारे वक्त को रिविजिट करता है, एक ऐसी जर्नी पे जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसने 1 डेकेड से ज्यादा का टाइम गुस्सा और नफरत में बर्बाद किया। तो चलो इस हार्ट रेंचिंग स्टोरी को ब्रेक डाउन करते हैं। फिलिप के केस में जब उसे कैरल के डेथ का पता चलता है, वो एक ऐसी मेंटल स्पेस में जाता है जिसे उसने भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन पास्ट रिविजिट करके उसे समझ आता है कि उसने कैरल को विलेन समझ के एक जिंदगी भर का गुस्सा रखा जो शायद बिल्कुल बेकार था। ये एपिसोड दिल से दिल तक जाता है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितना नुकसान कर सकते हैं। फिलिप ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैरल को भुलाने में लगाया,
वो लड़की जिससे वो जवानी में प्यार करता था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब वो लंदन गया कैरल से मिलने, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने सोचा कैरल ने उसे अबैंडन किया। उसने उसका हर फोटो जला दिया और एक मेंटल पिट में गिर गया जिससे निकलने में उसे सालों लग गए। एक छोटी सी बात, एक लेटर जो फ्लोर पे पड़ा था और उसने देखा नहीं, ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब कैरल की मौत होती है, फिलिप उसे याद करना चाहता है, लेकिन फोटोज के बिना ये मुश्किल है। यहाँ यूलॉजी टेक आती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मेमोरीज को रिलाइव करने देती है, लेकिन फिलिप के पास कुछ बचा ही नहीं था। फिलिप अपनी मेमोरीज में डूबता है यूलॉजी टेक के साथ और उसकी गाइड होती है केली, जो बाद में पता चलता है कैरल की बेटी का एआई वर्जन है। फिलिप का वर्जन ऑफ स्टोरी ये था कि कैरल विलन थी, उसने लंदन मूव किया, एमा से जेलस थी, ऑर्केस्ट्रा जॉब ना मिलने का ब्लेम फिलिप पे डाला और एंगेजमेंट नाइट पे रेस्टोरेंट से वॉकआउट कर दिया। लेकिन जब वो कैरल के पर्सपेक्टिव से ये मोमेंट्स देखता है, कैरल को बैंड में चेलो बजाने नहीं दिया फिलिप ने, उसने एमा के साथ चीट किया, इसलिए कैरल का सस्पिशन जस्टिफाइड था। जैसे एंगेजमेंट नाइट पे जब वो शैंपेन के नशे में था और कैरल उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी। एपिसोड का क्लाइमैक्स एक नोट के अराउंड है जो फिलिप को एक फोटो में मिलता है। ये वो नोट है जो उसने कभी देखा नहीं था। इसमें कैरल कन्फेस करती है कि वो एक वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट और उसने वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि उसे समझ नहीं आया फिलिप को कैसे बताए, ना कि उसे अबैंडन करने की। उसने लिखा था कि अगर फिलिप उसे मिलना चाहता है तो अगले दिन आए, लेकिन फिलिप ने ये नोट मिस किया क्योंकि उसने गुस्से में रूम तोड़ दिया। ये रेवलेशन फिलिप के लिए सब कुछ बदल देता है। जो नफरत उसने कैरल के लिए रखी थी वो बेकार थी। कैरल ने उसे छोड़ा नहीं था, वो बस डर गई थी। फिलिप कैरल के बनाए एक चेलो पीस का टेप सुनता है और उसकी फोटो में वापस जाता है जहां वो उसे चेलो बजाते देख रहा है। नोट पढ़ने, म्यूजिक सुनने और सच जानने के बाद जैसे उसके माइंड के क्लाउड्स हट जाते हैं। वो कैरल का चेहरा याद करता है, प्यार वापस आता है और नफरत खत्म हो जाती है। रियल लाइफ में वो लंदन में कैरल के फ्यूनरल पे जाता है और केली को उसका पीस बजाते देखता है। ये दिखाता है कि कैरल अब उसके लिए वो विलन नहीं बल्कि एक इंसान थी जिससे वो प्यार करता था। एंडिंग अपलिफ्टिंग है क्योंकि फिलिप का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, लेकिन साथ ही हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि वो पास्ट बदल नहीं सकता। कैरल कभी नहीं जानती थी कि वो फिलिप के स्टोरी में विलन थी। इसने डेथ, लव, हार्ट ब्रेक और वेस्टेड टाइम के स्ट्रगल्स को टच किया, वही फीलिंग्स जिससे हम सब गुजरते हैं। सबसे दिल को छू लेने वाला ट्विस्ट था जब पता चला कि उनकी कहानी पहले से लिखी थी, पर फिर भी उस दर्द को अवॉइड किया जा सकता था। एपिसोड में एक नया एंगल था टेक्नोलॉजी का, गाइड का रिवील जो एक्चुअली कैरल की बेटी केली का जनरेटेड वर्जन था। ये ट्विस्ट पहले मुझे कंफ्यूज कर दिया, लेकिन आगे चलकर इसका इंपॉर्टेंस समझ आया। पहले पास्ट से दूर रहने की कोशिश, फिर उस पास्ट को दोबारा जीने का मजा और फिर वो दर्द का सामना कर एक नया नजरिया मिलना। स्कोर भी बहुत ड्रीमस्केप जैसा था जो इस एपिसोड को एक मेमोरेबल फील देता है। ब्लैक मिरर सीजन 7 के एक और धमाकेदार एपिसोड USS कैलिस्टर इनटू इन्फिनिटी। ये सीजन 4 के USS कैलिस्टर का सीक्वल है और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इसकी इतनी जरूरत थी। मैं ओरिजिनल का फैन था, लेकिन ये टॉप 5 में नहीं आया था। और जब सीक्वल का अनाउंसमेंट हुआ, बट ब्लैक मिरर तो रीमेक्स और सीक्वल्स के खिलाफ था ना, लेकिन कितना गलत था मैं। ये एपिसोड सीजन 7 का शायद सबसे बेस्ट है और ओरिजिनल से भी बेटर लगा। एक्शन, टेंशन, जेसी प्लीमंस का सीन स्टीलिंग मैजिक और एक एंडिंग जो अपलिफ्टिंग लेकिन हॉन्टिंग है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो चलो इस एपिक जर्नी को ब्रेक डाउन करते हैं। USS कैलिस्टर का क्रू अब एक डेंजरस डिजिटल दुनिया में है जहां उनका सर्वाइवल मुश्किल है। स्टोरी में पे टू प्ले गेमिंग कल्चर पे कमेंट्री है और साथ ही ये सवाल उठाता है कि क्या डिजिटल क्लोन्स की जिंदगी को वैल्यू मिलनी चाहिए। USS कैलिस्टर का क्रू अब इन्फिनिटी गेम के अंदर है जहां मिलियन रियल प्लेयर्स के साथ उनका बैटल रॉयल चल रहा है। ये क्रू रॉबर्ट डेली के क्लोनिंग डिवाइस से बने डिजिटल क्लोन्स हैं, तो अगर कोई प्लेयर उन्हें शूट करता है वो रियल में मर जाएंगे क्योंकि ये उनकी रियलिटी है। उनका मिशन है इन्फिनिटी के हार्ट तक पहुंचकर एक आइसोलेटेड यूनिवर्स ढूंढना जहां वो अपनी मर्जी से जी सके, ना क्रेडिट हंटिंग, ना प्लेयर से खतरा। लेकिन ये आसान नहीं, उन्हें सरवाइव करने के लिए रियल प्लेयर से क्रेडिट्स चुराना पड़ता है जो गेम फोरम्स पे नोटिस हो रहा है। पे टू प्ले गेम्स का जिक्र जैसे प्राइसेस बढ़ना रियल वर्ल्ड गेमिंग इश्यूज को मिरर करता है। गेम के बाहर एक जर्नलिस्ट इलीगल क्लोनिंग टेक के यूज पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो इन्फिनिटी के कोर में है। जेम्स वॉल्टन गेम का को क्रिएटर
और रियल ननेट कोल गेम में जाते हैं इसे चेक करने। वॉल्टन का करियर और रेप्यूटेशन खतरे में है, तो वो क्रू को गेम से इरेज करना चाहता है, मतलब रियल इंसानों को मारना, ना कि एवेटार्स को। ये फिर से सीजन 7 का बड़ा सवाल उठाता है, क्या इन डिजिटल लाइव्स की वैल्यू है? रियल नैनेट एक कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली जाती है वॉल्टन से आर्ग्यू करते वक्त। वॉल्टन का प्लान है क्रू के खिलाफ सारे रॉन्ग प्लेयर्स को एक पार्टी में लाना और उन्हें खत्म करना। ये क्रू के लिए फुल ऑन बैटल बन जाता है। जब क्रू प्लेयर से लड़ रहा होता है, नैनेट इन्फिनिटी के हार्ट में जाती है। वहां उसे एक क्लोन ऑफ रॉबर्ट डेली मिलता है। ये एक गॉड लाइक फिगर है जो गेम के प्लैनेट्स बनाता है, मेकिंग इन्फिनिटी लिटरली इन्फिनिट। ये रिवील होता है कि इन्फिनिटी इलीगल क्लोनिंग टेक पे चलता है, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट के खिलाफ है। इसलिए वॉल्टन इतना डर रहा था। डेली नैनेट को 2 ऑप्शंस देता है, या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रिमोट प्लैनेट पे सेफ लाइफ जी ले, या रियल ननेट का बॉडी और माइंड टेक ओवर करे, क्योंकि वो शायद कोमा से नहीं उठेगी। ननेट अपने फ्रेंड्स को चुनती है, लेकिन ये एक टेस्ट था। डेली का प्लान था उसे कॉपी पेस्ट करना, ना कि कट पेस्ट, मतलब वो उसे अपने गराज में फॉरएवर ट्रैप करेगा। ननेट अपने सीजन 4 के नाइटमेयर, माउथ डिसअपीयरिंग और सांस न लेने का डर से लड़ती है और डेली को मार देती है। वो ब्लू फ्लॉपी डिस्क लेती है जो उसे रियल वर्ल्ड में जगाती है और क्रू को पब्लिक सर्वर से बाहर निकालती है। लेकिन ट्विस्ट ये है, डेली के मरने से गेम का हार्ट ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और गेम डिलीट मोड में चला जाता है। जब ननेट जगती है, क्रू पब्लिक सर्वर से बाहर है, लेकिन अब वो ननेट के माइंड में ट्रैप्ड है। वो सब कुछ देख और सुन सकते हैं जो ननेट करती है, जैसे एक टीवी शो देख रहे हो। ये आयरॉनिक है क्योंकि क्रू गेम में टीवी देखने का टाइम स्पेंड करता था और अब वो ननेट की लाइफ को शो की तरह देख रहे हैं। ननेट अब भी उनकी कैप्टन है, तो डायनामिक सेम है, लेकिन ये एक नया ट्रैप है। एंडिंग अपलिफ्टिंग है क्योंकि क्रू सरवाइव करता है, लेकिन हॉन्टिंग क्योंकि वो अब भी फ्री नहीं है। ब्लैक मिरर का सिग्नेचर ब्लीकनेस यहाँ चमकता है। एंडिंग में जेम्स वॉल्टन को उसी सजा मिलती है। इन्फिनिटी गेम डिस्ट्रॉय हो जाता है और FBI उसे पकड़ लेती है। जब उसे कार में डाला जा रहा होता है, होटल रे का रीबूट स्ट्रीमबेरी पे लैंड होने वाला है। ये दिखाता है कि ये एपिसोड होटल रे के एंडिंग के अराउंड सेट है। थ्रॉन्ग लेट्स डू लॉन्च होता है और क्रिटिकल एक्लेम बटोर रहा है, मतलब कॉलिन रिपमैन के कंट्रोल के बावजूद गेम आगे बढ़ गया। माइकल को ब्लैक मिरर के पहले एपिसोड का PM का रेफरेंस भी आता है। एक सटल नॉड ब्लैक म्यूजियम जैसा फील देता है, जहां जैक और कैरी का माइंड शेयरिंग वाइब था। और हाँ, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था कि आइकॉनिक व्हाइट बेयर सिंबल सीजन में नहीं दिखा, लेकिन एक स्पेस फ्लीट कॉमिक कवर पे एक कैरेक्टर के मास्क पे ये नजर आया, साथ में फ्यूचरिस्टिक वॉल्डो भी। ये एपिसोड पे टू प्ले गेमिंग कल्चर पे एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देता है, जिसमें क्लोनिंग डिवाइस और इन्फिनिटी का हार्ट सब माइंड ब्लोइंग टेक देता है। ननेट की सर्वाइवल हार्ट विनिंग है, पर क्रू का पॉइंटलेस एग्जिस्टेंस डार्क क्लाउड जैसा फील देता है। सीन टू सीन टेंशन, एपिक ट्रांजिशन म्यूजिक, स्कोर, साउंड इफेक्ट्स और सेट डिजाइन से पूरा इमर्सिव फील आता है। जेसी प्लीमंस का छोटा रोल भी सीन स्टील कर देता है अपने सिनिस्टर लुक और कॉपी पेस्ट नॉट कट पेस्ट प्लान के साथ। विजुअल्स में कलर पैलेट, कैमरा वर्क और बैटल सीन्स का केओस सब नेक्स्ट लेवल है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।